सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान के भौतिक स्वरूप। जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वो 4 भागों में विभाजित था। पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा था मध्यवर्ती जो अरावली पर्वतमाला है वो, और तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा है हाड़ौती का पठारी या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आज पूर्वी मैदानी भाग है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पूर्वी जो मैदानी भाग है इसका निर्माण नदियों द्वारा निर्मित हुआ है, यानी जो मैदानी क्षेत्र है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है, और यह मैदान सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। यानी राजस्थान का जो उपजाऊ प्रदेश है वो यही है। ये जो मैदान है ये अवशेष किसके हैं? वो है टेथिस सागर के। अब राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसकी बात करें तो यहाँ जो पहाड़ी प्रदेश है, एक तो अरावली पर्वतमाला और दूसरा पठारी, इन दोनों की बात करें तो ये गोडवार्ड लैंड है जो महाद्वीप है उसी का हिस्सा है। और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और रही बात मैदानी, ये टेथिस सागर के अवशेष है। इसमें पूर्वी मैदानी भाग उसका क्षेत्रफल है 23.3%, यानी संपूर्ण राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसमें से क्षेत्रफल में 23.3% जो भाग है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र का है, और उसमें जनसंख्या निवास करती है 39%। और इसमें मुख्य जिले आते हैं 10, और यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, यानी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, और सर्वाधिक ऊंचाई इसमें 200 से 500 मीटर है। अब पूर्वी मैदानी भाग है वो कई क्षेत्रों में विभाजित है। देखिए ये चंबल बेसिन है, यानी जो मैदान है वो चंबल नदी है। बात करते हैं यहाँ से चंबल नदी जो मध्य प्रदेश निकलती है, ऐसे होती हुई ये इधर यमुना में मिल जाती है आगे यूपी के अंदर। तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वो चंबल बेसिन, यानी चंबल नदी का जो अफवाह तंत्र है वो इसी पूर्वी मैदानी क्षेत्र का आता है। दूसरा है माही बेसिन। माही जो नदी है एमपी से निकलकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में होती हुई इधर वापस नीचे चली जाती है और कर्क रेखा को 2 बार भी पार करती है। तो माही बेसिन है, और यहाँ जो पानी लगता है इसका जो ये मैदानी क्षेत्र है इसमें 56 गांव है, और 56 गांवों में पानी लगता है, इसलिए 56 बेसिन भी कहते हैं। माही जो बेसिन है उसी को। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि बनास बेसिन। बनास नदी जो राजसमंद से निकलती है, कमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, फिर यहाँ से निकल के ये आगे सवाई माधोपुर में चंबल नदी भी मिल जाती है। तो इसका जो क्षेत्र है वो मालखेराड़ क्षेत्र कहलाता है, और ये बनास नदी का अपवाह क्षेत्र बेसिन है वो मैदानी भाग आता है। फिर है बाणगंगा जो जयपुर वाली नदी है, जयपुर में बाणगंगा नदी है, उसका जो क्षेत्र है वो भी क्या है पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा आती है। अब चंबल बेसिन को हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। चंबल बेसिन है ये चंबल नदी पहले अपने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद में कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई ये यूपी में यमुना में मिल जाती है। अब चंबल नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो बेसिन क्षेत्र उसमें बीहड़ है, और बीहड़ बोलते हैं जहाँ उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है उसको बोलते हैं। यही भूमि चंबल बेसिन उत्खात सतलाकृति हेतु संपूर्ण भारत में जानी जाती है, यानी बीहड़ भूमि के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। और कहा भी जाता है कि बीहड़ भूमि है वो डाकुओं की शरणस्थली भी है, यानी जो डाकू रहा करते थे इन्हीं बीहड़ भूमि में रहा करते थे। और राजस्थान में जो सर्वाधिक बीहड़ भूमि है वो धौलपुर के अंदर है। चंबल बेसिन है उसी का एक क्षेत्र डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र कहते हैं जहाँ अनियमित पहाड़ियाँ हैं लेकिन कटी फटी हो। डांग की रानी करौली जिले को कहा जाता है। और राजस्थान सरकार द्वारा 2004 में डांग प्रोजेक्ट चलाया गया जो 8 जिलों के अंदर है, कोटा और भरतपुर संभाग में।
उसके बाद में बात करते हैं माही बेसिन की। चंबल बेसिन क्लियर हो गया होगा। चंबल बेसिन, चंबल नदी का जो अपवाह तंत्र है, चंबल यहाँ से निकल के, तो इसका जो क्षेत्र है वो चंबल बेसिन है। इसमें एक है कि बीहड़ भूमि है, ये धौलपुर में सबसे ज़्यादा है, और जो डांग क्षेत्र है वो करौली का है। तो करौली यहीं पास में है, वो डांग क्षेत्र है वो करौली का है। और करौली प्रोजेक्ट है वो 2004 में राज्य सरकार द्वारा चलाया गया 8 जिलों के अंदर। आगे बात करते हैं माही बेसिन की। जो माही बेसिन है, माही बेसिन, माही मध्य प्रदेश निकलकर, देखिए इसका विस्तार राजस्थान में होता है। बांसवाड़ा के अंदर ये खोंदू गांव में मिलती है, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इसमें होती हुई ये इधर चली जाती है। तो जो ये मैदान है इसका, जहाँ 56 गांवों का समूह है, इसे 56 का बेसिन कहा जाता है। और बनास और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है, बनास तो जो नदी है वो तो राजसमंद में रह गई। इससे नीचे वाला जो क्षेत्र है बांसवाड़ा नीचे है, इसके ऊपर वाला जो प्रतापगढ़ है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है वो है 56 का बेसिन। और जो प्रतापगढ़ का जो हिस्सा है, इसी प्रतापगढ़ को कांठल क्षेत्र भी कहा जाता था, इसलिए कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। और वागड़, जिसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र आता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, नीचे बांसवाड़ा इधर डूंगरपुर, ये जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं मेवल या वागड़। और वागड़ की गंगा वो माही नदी कहलाती है। देखो कोई भी नदी है, जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी गंगा मानी जाती है। लेकिन आपसे पूछा जाए जिस क्षेत्र की गंगा है, जैसे ये दक्षिणी क्षेत्र की है, तो पूछा जाए ठीक है, उस क्षेत्र का नाम लेकर पूछा जाए कि वागड़ की गंगा कौन सी है, तो वहाँ की जो नदी होगी उसी का नाम आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे कहा जाता है, तो ये होगी लूणी नदी। यानी हर जो नदियाँ हैं वो गंगा है, लेकिन जिस क्षेत्र में पूछी जाए उस क्षेत्र के अनुसार हमें उस नदी का नाम बताना है। फिर बनास बेसिन है, वो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, आगे बात करते हैं बनास बेसिन वाला। माही बेसिन क्लियर हो गया होगा। माही जो नदी है वो एमपी में निकलकर अपने राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, और इसी का क्षेत्र है वो माही बेसिन कहलाता है। और माही जो नदी है उसी के ऊपर डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र है वो 56 का बेसिन है। और 56 मतलब 56 गांव हैं, उनको ये पानी लगता है, तो ये 56 का मैदान हो गया। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है। कांठल की गंगा प्रतापगढ़ को कहते थे, वैसे प्रतापगढ़ है वो कांठल है, और कांठल की गंगा माही नदी को कहेंगे। वागड़ है या मेवल है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और वागड़ की गंगा माही नदी को कहेंगे। अब बात करते हैं बनास बेसिन। बनास बेसिन, अब बनास नदी के बारे में बात करते हैं। राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, और ये देवगढ़ राजसमंद यानी यहीं पास में इसी के से देवगढ़ तक निर्मित जो मैदान है वो उस मैदान को पिटमाड का मैदान भी कहा जाता है। इसके बाद में ये नदी आगे चित्तौड़गढ़, फिर आगे ये देखिए आगे चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर राजसमंद, ये आगे यानी राजसमंद यही है। इसके बाद में यहाँ से निकल चित्तौड़गढ़, फिर उसके बाद में भीलवाड़ा, फिर आगे चली जाती है, चंबल में मिलती है आगे। तो यहाँ जो आगे वाला क्षेत्र है ये कहलाता है मेवाड़ मैदान। और जो मेवाड़ मैदान है इसी नदी का, बनास का, पहले तो है पिटमान का मैदान, उसके बाद में आगे का जो मैदान है वो है मेवाड़ का मैदान। और मेवाड़ का मैदान है वो मक्के के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो भूमि है उसमें सबसे ज़्यादा जो फसल है वो मक्के के लिए प्रसिद्ध है, और मक्का अधिक होता है, इसलिए यहाँ जो मक्के की किस्में हैं वो माही धवल और माही कंचन, 2 किस्में जो मक्के की है वो खूब पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं करौली में।
करौली यानी जो आगे ये चलकर करौली में चली जाती है तो वहाँ उसको बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान। यानी जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र हम इसकी बात करें तो पूर्वी मैदानी भाग है वो सर्वाधिक जन घनत्व वाला भाग है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व इसी के अंदर है पूर्वी मैदानी भाग में। और राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भूमि प्रदेश भी ये पूर्वी मैदानी भाग है। आगे बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये 4 जिलों में माना जाता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और इन 4 जिलों को हाड़ौती का क्षेत्र कहा जाता है। यानी ये जो 4 जिले हैं ये हाड़ौती का क्षेत्र माना जाता है। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है ये अवशेष है गोंडवाना लैंड का। यानी जो पर्वतीय प्रदेश हम बात करें कि ये जो बीच वाला जो अरावली पर्वतमाला है ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है, और जो पठारी भाग है वो भी गोंडवाना लैंड का भाग है। और जो मैदानी भाग है और ये मरुस्थलीय भाग है ये दोनों तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्षेत्रफल है 6.29 यानी 7% मानो, और जनसंख्या यहाँ निवास करती है 11%। और यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, और काली मिट्टी कपास के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। सामान्य ढाल, इस जो क्षेत्र का जो सामान्य ढाल है, इस क्षेत्र का जो सामान्य ढाल है वो दक्षिण से इस साइड से ऊंचाई भी है, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर, यानी इस साइड से ऐसे जाती है। जो नदी आपने देखा होगा चंबल नदी, तो यानी ये इधर से ऊंचाई पे है, उसके बाद इसका ढाल आगे इधर है, यानी दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर ढाल है इसका। और इसी की सर्वोच्च चोटी है चांदखेड़ी जो 517 मीटर है, जो झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ के अंदर इसी के नीचे यहाँ सबसे ऊंचाई वाली चोटी है वो है चांदखेड़ी, जो झालावाड़ के अंदर है 517 मीटर। औसत ऊंचाई मानी जाए तो इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। अब जो ये पठारी प्रदेश है इसके 2 भाग माने जाते हैं, एक विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। और विंध्यन कगार भूमि है ये बलुआ पत्थरों से निर्मित है, और बनास और चंबल नदी है उसके बीच का भाग माना जाता है। चंबल यहाँ से और इधर से बनास, इन दोनों के जो बीच वाला भाग है ये माना जाता है विंध्यन कगार भूमि। दक्कन का लावा पठार, ये जो पठार है इसी को बोलते हैं दक्कन का लावा पठार, इसी को बोलते हैं मालवा का पठार, इसी को बोलते हैं लावा का पठार, इसी को बोलते हैं हाड़ौती का पठार, और इसी को बोलते हैं ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। ये बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ वहाँ निर्मित माना जाता है। और इसका क्षेत्र है जो चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है जो उपजाऊ भी है। यानी हम बात करें कि जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये जो पठारी प्रदेश है ये चंबल नदी और इसकी सहायक नदी जैसे परवन नदी है, पार्वती नदी है, इन नदियों का जो पानी है वो उसमें लगता है। इस वजह से चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान उपजाऊ मैदान है जो कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहलाता है। देखो हमने जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसको 4 भागों में बांट के चारों भागों को बताने का प्रयास किया। संक्षेप में थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं। जो हमने बात की कि राजस्थान का जो ये पूर्वी क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र था, जो मरुस्थलीय क्षेत्र था वो 61% पे था। उसके बाद में हमने ये बात की ये जो क्षेत्र था अरावली पर्वतमाला, उसके बाद में जो मैदानी भाग है पूर्वी मैदानी भाग उसके बारे में, और फिर पठारी प्रदेश के बारे में बात की। और जो वीडियो बने हैं इन भौतिक स्वरूप पे, जो भौतिक स्वरूप है वो 4 भागों में बांटा गया था। इस पे 3 वीडियो बने हैं। पहला हमने वीडियो बनाया पूर्वी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, दूसरा है अरावली पर्वतमाला का क्योंकि ये दोनों वीडियो बड़े थे, और तीसरा है
पूर्वी मैदानी और पठारी प्रदेश के बारे में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और आप अगर पूरा वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो 2 वीडियो और है उसके, वो अपलोड किए हुए, वो देख लीजिए, आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें से एक कमेंट दें, कमेंट में ये बताइए आपको अच्छा लगा। अगर कुछ त्रुटि हुई है तो भी बताने का प्रयास करें ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूँ और इसको और अच्छा बना सकूँ। जय हिंद, जय भारत।